ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स। बच्चे, कंसंट्रेशन सेल हम लोग उस सेल को बोलते हैं जिसमें एनोड और कैथोड जो दोनों इलेक्ट्रोड है वो सेम मटेरियल का बना होगा। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी सेम होगा। अब बोलोगे सेम मटेरियल का बना होगा तो क्या होगा, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम है तो ई नोट सेल तो जीरो होगा। सही बात है, जो कंसंट्रेशन सेल होता है उसका ई नोट सेल हमेशा जीरो होता है। ई नोट सेल जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम होते हैं। तो इलेक्ट्रोड सेम है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का सेम होगा तो ई नोट सेल जीरो। तो उसमें करंट कैसे फ्लो होगा, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कंसंट्रेशन सेल है इसमें तो करंट फ्लो होगा नहीं। जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होगा मतलब जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है या तो दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाए दोनों इलेक्ट्रोलाइट का, या जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट हो जाए। इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन, अब बोलोगे जब सॉलिड इलेक्ट्रोड होगा तो उसका कंसंट्रेशन तो यूज करेंगे नहीं, तो उस केस में हम लोग बात करेंगे जब इलेक्ट्रोड गैसियस होगा। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो दोनों साइड हाइड्रोजन का प्रेशर डिफरेंट है तो उसका कंसंट्रेशन सेल बन सकता है। मतलब कंसंट्रेशन सेल भी दो टाइप के होंगे। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन सेल क्या होगा, कंसंट्रेशन सेल वो सेल होगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड एंड कैथोड सेम होगा, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है तो उसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब दोनों साइड इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होगा। तो डिफाइन करते हैं हम लोग, द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसपोर्ट नहीं देखेंगे हम लोग, इसमें क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों साइड डिफरेंट होगा। ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन आर कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। इसीलिए इसका नाम कंसंट्रेशन सेल दिया गया है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंट रहता है और बाकी इलेक्ट्रोड भी सेम होता है और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होता है। कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोड मटेरियल का भी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन सेल है वो दो टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट टाइप है कंसंट्रेशन सेल का उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड डिफरेंट होने का मतलब है हमारा गैसियस इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल। और जो दूसरा होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। दो टाइप के कंसंट्रेशन सेल होंगे और दोनों में हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोड का मटेरियल सेम है तो हम लोग जो ई नोट सेल लेंगे दोनों के केस में जीरो ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जीरो होगा, क्योंकि कैथोड और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रोड ही सेम है। ठीक है, तो अब वन बाय वन करके हम लोग दोनों कंसंट्रेशन सेल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल पहले देखते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल से हम लोग एक हाइड्रोजन वाला ही ले लेते हैं। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए तो एक इनर्ट मेटल लेना पड़ेगा Pt, और हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर P1 ले लेते हैं। 1 atm लेंगे तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, 1 atm के अलावा लेते हैं P1। और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं H+, इसका कंसंट्रेशन मान लिया सेम C। अब इलेक्ट्रोड सेम है तो इलेक्ट्रोलाइट को दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्ट ब्रिज लगा के एक साथ ही हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज H+ इधर भी उधर भी तो दोनों तरफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही साथ लिख देंगे। H2 इसका पार्शियल प्रेशर P2, और इसके लिए भी जो हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो Pt। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो दे रहे हैं, जो जैसे हम लोग बनाते थे सेल, ये कंटेनर होता था, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करते थे, इधर 1 atm लिखते थे। तो एक में P1 प्रेशर पे रखेंगे और जो दूसरा हाफ सेल बनाएंगे उसमें ये प्रेशर P2 रहेगा, और इसका कंसंट्रेशन जो है दोनों के केस में सेम रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। जो हम लोग गैस पास कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, उसका कंसंट्रेशन दोनों सेल में डिफरेंट रखेंगे, एक में P1 दूसरे में P2। बोलोगे तो बना ही देते हैं एक शॉट में। ये कंटेनर है, इधर से हम लोग हाइड्रोजन गैस पास किए H2 गैस, ये सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करते हैं दोनों सेल को, यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस पास करते हैं हम लोग,
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो एनोड का हमने P1 प्रेशर पे रखा है और कैथोड को P2 प्रेशर पे रखा है, और यहाँ से PT लगा के दोनों सेल को कनेक्ट करते हैं। यही हो गया हमारा, क्या हो गया, इलेक्ट्रोड गैस कंसंट्रेशन सेल, और इलेक्ट्रोड इसमें हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके बाद और कंसंट्रेशन जो है दोनों का सेम लिया है, इसमें कंसंट्रेशन सेम लिया है किसका, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है, इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन हमने डिफरेंट लिया है। ठीक है, अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन जो कि P1 प्रेशर पे है, इसका ऑक्सीडेशन होगा 2H+, जिसका कंसंट्रेशन C है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और कैथोड पे रिडक्शन होगा, कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, H+ आयन का। तो जो H+ आयन है इसका भी कंसंट्रेशन हमने सेम लिया है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा H2, जिसका प्रेशर हमने लिया है P2। तो एनोड और कैथोड के रिएक्शन लिखने के बाद अब हम लोग कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखो H+ का कंसंट्रेशन हमने सेम रखा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, सेल रिएक्शन में लिखता हूँ, सेल रिएक्शन में क्या बचेगा, इधर हाइड्रोजन गैस बचेगा जिसका प्रेशर हमने P1 लिया है, राइट साइड में हाइड्रोजन बचेगा जिसका हमने प्रेशर P2 लिया है। ठीक है, अब इस सेल के लिए हम लोग नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, NERST। नर्स्ट इक्वेशन जो था हमारे पास वो आया था E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल। E नॉट सेल वैसे इसके लिए तो 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन ही है, 0 - 0 0 होगा, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10। राइट साइड में क्या है, P2 प्रेशर अपॉन P1 प्रेशर, क्योंकि गैस है तो इसमें पार्शियल प्रेशर लेंगे P2 अपॉन P1। ठीक है, अब यहाँ से E नॉट सेल की वैल्यू हम लोग 0 रख देंगे क्योंकि दोनों साइड सेम इलेक्ट्रोड है। तो E सेल की वैल्यू क्या आ जाएगा, E सेल इक्वल्स टू 0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 P2 बाय P1। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास E सेल का, E सेल इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 P2 बाय P1। ये तब यूज करेंगे अगर हमारे इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो। और अगर इसमें टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, टेम्परेचर हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज़ 298 केल्विन ले लें, तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू पुट करेंगे तो E सेल इक्वल्स टू माइनस 0.0591 बाय N। हाइड्रोजन है तो N की वैल्यू 2 भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए स्पेशली, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे N लिख रहे हैं log बेस 10 P2 बाय P1। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। अब ये सेल वर्क तब करेगा जब हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई सेल ग्रेटर देन 0, मतलब सेल वर्क तब करेगा जब ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0। मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, ये ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है जो log P2 बाई P1 है, log P2 बाई P1 इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव, log P2 बाई P1। या आप बोल सकते थे अगर इसको हम लोग पॉजिटिव लें, ई सेल अगर हम लोग इसको पॉजिटिव ले लें, दोनों तरह से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू निगेटिव आना चाहिए, या इसको अगर पॉजिटिव कर दें तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अगर ई सेल को पॉजिटिव करना चाहो तो 0.591 बाय N log बेस 10 P1 बाई P2 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको उल्टाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब हम लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, log P1 बाई P2 ग्रेटर देन 0, या यहाँ से लेंगे तो log P2 बाई P1 लेस देन 0, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो इसको ई सेल ग्रेटर देन 0 के लिए 10 क्या हो जाएगा, log बेस 10 P1 बाई P2, ये क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, और 0 जो है log 1 का वैल्यू होता है, log बेस 10 P1 बाई P2 ग्रेटर देन log बेस 10 1 होना चाहिए। मतलब P1 बाई P2 दोनों साइड ऑपरेटर सेम है, मतलब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होगा, P1 बाई P2 ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ से P1 शुड बी ग्रेटर देन P2।
मतलब जो हमने ये सेल बनाया है इसमें P1 की वैल्यू, P1 क्या था, एनोड का जो कंसंट्रेशन है वो कैथोड से ज़्यादा होना चाहिए। किसमें, जब हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन की सेल की बात करें। इसी तरह अब हम लोग दूसरा लेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। मतलब इलेक्ट्रोड तो सेम रहेगा, सॉलिड इलेक्ट्रोड ले लेंगे। इलेक्ट्रोड जिस सॉल्यूशन में डिप करेंगे उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट कर लेंगे। तो अब हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल मान लेते हैं हम लोग। जिंक सॉलिड है, मतलब जिंक का कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे, प्रेशर की भी बात नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट ले लेते हैं, जिंक सल्फेट जिसका कंसंट्रेशन C1 है। और जो दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है वो जिंक सल्फेट ही है लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। और कैथोड भी हमने जिंक का ही बना दिया। मतलब इसका भी जो है ई सेल की वैल्यू 0 होगी, ई नोट सेल की वैल्यू 0 होगी क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है। ठीक है, ई नोट सेल इसमें भी 0 होगा, सारे कंसंट्रेशन सेल में ई नोट सेल 0 होगा। अब एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जो जिंक है वो Zn2+, जिंक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब Zn2+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो जिंक सॉलिड है इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड इनटू Zn2+, जिसका कंसंट्रेशन C1 है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। कौन रिड्यूस हो रहा है, जिंक सल्फेट, दैट इज Zn2+, जिंक सॉलिड में Zn2+ का कंसंट्रेशन यहाँ पे C2 है। ठीक है, तो Zn2+ लेते हैं। Zn2+ जो है इसका कंसंट्रेशन C2 है, ये रिड्यूस हो रहा है जिंक सॉलिड में। ठीक है, तो अब कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या हो, हाँ, और ये जो रिडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन जिंक सॉलिड बनाएगा। अब कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक तो दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। ये लेफ़्ट साइड हमारा बचेगा सेल रिएक्शन में Zn2+ जिसका कंसंट्रेशन C2 है, इससे हमारा बन रहा है Zn2+ जिसका कंसंट्रेशन C1 है, क्योंकि यहाँ Zn2+ बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन हम लोग लगाते हैं इसके लिए, फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आया था ई सेल इक्वल्स टू क्या आया था, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10। प्रोडक्ट में क्या है हमारा, ये C1 कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट में क्या है, C2 कंसंट्रेशन। अब ई नॉट सेल की वैल्यू तो 0 होगी, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ई सेल इक्वल्स टू, ये 0 पुट कर देंगे, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 C1/C2। तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया हमारा ई सेल इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 C1/C2। अब अगर इसे प्लस करें तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, 1/, मतलब रेसिप्रोकल। तो ई सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव में लिखें तो क्या आ जाएगा, 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 C2/C1। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर हम लोग फिक्स कर दें 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज़ 298 केल्विन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0591। तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.0591/N। N की वैल्यू यहाँ भी 2 होगी क्योंकि दोनों साइड जिंक ही लिया है। log बेस 10 क्या आएगा, C2/C1। वैसे हमने N को N ही छोड़ दिया जनरल टर्म में। अब जो हमारा रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो ई सेल है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 ही है, मतलब ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज log बेस 10 C2/C1 ग्रेटर देन 0। अब 0 का वैल्यू पुट कर देते हैं, log के टर्म में log बेस 10 C2/C1 क्या होगा, log बेस 10 1, log 1 0 होता है। दोनों साइड ऑपरेटर सेम है, मतलब C2/C1 ग्रेटर देन 1 होगा। C2/C1 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या है, C2 शुड बी
ग्रेटर देन C1, तो C2 की वैल्यू C1 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो C2 जो हमने लिया था कैथोड के साइड जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका कंसंट्रेशन लिया था, और एनोड के साइड जो था C1 लिया था। मतलब इसमें कैथोड के साइड जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो ज़्यादा होना चाहिए एनोड के साइड जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके कंसंट्रेशन से। तो अब हमने एक क्वेश्चन लिया है कंसंट्रेशन सेल का। क्वेश्चन है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन सेल। ZnSO4 कंसंट्रेशन है, ZnSO4 इसका कंसंट्रेशन है जिंक। तो ये दिया है, इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि ये हमारा कंसंट्रेशन सेल है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो 0 ही होगा। तो ई सेल हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल 0 माइनस 0.0591, क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया है तो यही यूज करेंगे हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.0591 बाय n। अब Zn है तो n की वैल्यू क्या होगी 2 log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट के साइड क्या होगा, तो प्रोडक्ट के साइड क्या होगा इसको फिलहाल मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट के साइड क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है Zn2+ में, जिसका कंसंट्रेशन दिया है 0.001 मोलर। और कैथोड पे क्या होता है, जो हमारा Zn2+ है जिसका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। 0.01 मोलर ये रिड्यूस होता है जिंक सॉलिड में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक कैंसिल इधर बचेगा Zn2+ 0.01 मोलर से क्या बनेगा Zn2+ 0.001 मोलर। तो जो हमारा फॉर्मूला आया है नेक्स्ट इक्वेशन से Q की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई सेल आ जाएगा हमारे पास माइनस 0.0591 बाय n की वैल्यू 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होगा, लॉग बेस 10। राइट साइड में क्या है 0.001 डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है, तो सॉल्व करो, माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू लॉग बेस 10, ये 1/10 आ जाएगा, लॉग 1/10 -1 मतलब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 0.0591 बाय 2 वोल्ट। इसको सॉल्व करोगे 0.02955 वोल्ट, यही आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन सेल के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपेशन इन सेल रिएक्शन जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे कि हमारा प्लेटिनम है, ग्रेफाइट है, और दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड, जैसे कि जिंक था, कॉपर था। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड ये जो है सिर्फ सपोर्ट करता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। जो सेल में रिएक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये सिर्फ उस रिएक्शन को सपोर्ट करेगा, जैसे कि हाइड्रोजन को सपोर्ट कर रहा था। एग्जांपल के लिए जैसे पीटी है, ग्रेफाइट है, कार्बन जिसे बोलते हैं ग्रेफाइट है, एट्सेट्रा। और इट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, ये पार्टिसिपेट करेगा, पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। जैसे कि हम लोग यूज किए थे जिंक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, एट्सेट्रा। ठीक है, एक तो क्लासिफिकेशन ये है। दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो पहला जो इसमें बोलते हैं हम लोग मेटल सॉल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, मैक्सिमम हमने यही यूज किया है, मेटल सॉल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। मतलब इलेक्ट्रोड जो है सॉलिड मेटल का होगा, जैसे कि हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया, जिंक सॉलिड का, और इसमें हमने जिंक का ही सॉल्ट ले लिया, जिंक सल्फेट, ये हो गया मेटल सॉल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। जैसे हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया और कॉपर का सॉल्ट ले लिया, CuSO4 एक्वस। ये सारे जो है हमने एनोड के लिए दिखाया है,
ये एनोड के लिए दिखाया। इसी तरह इसी का हम लोग कैथोड भी दिखा सकते हैं। जिंक सल्फेट Zn सॉलिड ले लिया। कॉपर के लिए दिखाते तो क्या दिखाते, कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सॉलिड ले लिया कैथोड की तरह। तो ये क्या कौन सा इलेक्ट्रोड है, मेटल है और मेटल सॉल्युबल सॉल्ट, मेटल और मेटल सॉल्युबल सॉल्ट है जिसमें मेटल डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड इलेक्ट्रोड हम लोग बात करते हैं गैसियस इलेक्ट्रोड, जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हमने बात किया था, क्लोरीन इलेक्ट्रोड हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं गैस इलेक्ट्रोड। गैस इलेक्ट्रोड मतलब इसमें हम लोग एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज के लिए सपोर्ट के लिए यूज करेंगे, जैसे कि प्लेटिनम है, हाइड्रोजन गैस ये ऑक्सीडाइज हो गया H+ में एक्वस में। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसको PT को इस तरह से भी देखोगे कभी कभी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं करना, और करके इसे लिख देते हैं हाइड्रोजन गैस H+ एक्वस। ये जो है हमने किसके लिए लिखा है, एनोड के लिए। कैथोड के लिए जस्ट अपोजिट लिखेंगे, H+ एक्वस लेंगे तो क्या आ जाएगा, H2 गैस सपोर्ट में PT। ये क्या हो गया, कैथोड के लिए। तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं गैस इलेक्ट्रोड। इसी तरह क्लोरीन का भी यूज कर सकते हैं, जैसे PT है Cl2 गैस Cl- एक्वस। तो ये हो गया किसके तरह हो गया, रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया। रिडक्शन के लिए मतलब कौन सा हो गया, ये कैथोड की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोड हम लोग देख सकते हैं। और भी इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।